गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी बीए सेकेंड ईयर की क्लास में जो हम टॉपिक कितने दिन से पढ़ रहे थे मुद्रास्फीति, तो आज हम उस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं और उसके साथ ही हम आपको मुद्रास्फीति की तरह और भी कुछ शब्द होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है, उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मनी इन्फ्लेशन के बारे में। आई होप आपको अब तक पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि ये मुद्रास्फीति या मनी इन्फ्लेशन होती क्या है। जब महंगाई का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मनी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। फिर मैंने आपको मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय, उसे नियंत्रित करने के उपाय बताए थे। एक्चुअल में जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय होते हैं उन्हें हम कहते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है? मनी इन्फ्लेशन को रोकने के उपाय क्या है? मुद्रास्फीति। यानी कि वे उपाय जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रसार को या उसके फैलाव को कम किया जाता है, तो वह मुद्रास्फीति या हम कहें मनी डिफ्लेशन कहा जाता है। उस स्थिति को हम मनी डिफ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि कुछ उपाय या वे उपाय, चाहे उपाय केंद्रीय बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति के तहत किए जाए या सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति के तहत किए जाए, वे मेजरमेंट्स जिससे देश में मुद्रा का प्रसार या फैलाव कम होता है। क्योंकि जब मुद्रा का प्रसार या फैलाव कम होगा तो लोगों के हाथों में मनी कम रहेगी, मनी कम रहेगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस लेवल नीचे चला जाएगा। अब हम आते हैं मुद्रा अस्फीति। ये क्या होती है? ये दो हम समझ चुके हैं, ये दोनों पॉइंट्स हमें आ गए समझ में। मुद्रास्फीति का हल मुद्रास्फीति होता है। नाउ कम टू द मुद्रा अस्फीति। मुद्रा अस्फीति बिल्कुल उलट सिचुएशन है किसकी? मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति में जहां महंगाई उत्पन्न होती है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती है, वही मुद्रा अस्फीति में कीमतें क्या होती हैं? घटने लगती हैं, प्राइस लेवल कम आने लगता है। एक्चुअल में मुद्रा अस्फीति में कीमतें घटने लगती है, ये मुद्रा अस्फीति का या मनी डिफ्लेशन का सबसे पहला या प्राथमिक प्रभाव है। ठीक है, एक आम उपभोक्ता के नजरिए से, एक आम व्यक्ति के नजरिए से अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुद्रास्फीति की दशा अच्छी है या मुद्रा अस्फीति की, तो आप बोलेंगे मुद्रा अस्फीति ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें कीमतें घट रही हैं। कीमतें घट रही हैं तो हम उपभोक्ताओं को जो वस्तुएं हैं वो कम कीमतों पर उपलब्ध होगी। कम कीमतों पर उपलब्ध होगी तो हम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। जीवन स्तर ऊंचा उठने का मतलब है कि एक इंसान होने के नाते, मानव होने के नाते जो जो सहूलियतें हमको प्राप्त होनी चाहिए वो हमको मिल जाएगी। ये हमारा सोचना होगा। लेकिन मुद्रा अस्फीति की स्थिति एक्चुअल में सिर्फ कीमत घटने से ही परिलक्षित नहीं होती है। केवल कीमत घटना ही मुद्रा अस्फीति नहीं होता है। आपने एक नाम सुना है, मंदी या गतिहीनता। एक्चुअल में मंदी या गतिहीनता या रिसेशन, ये एक्चुअल में मुद्रा अस्फीति ही होती है। अब हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाने वाले हैं। देखिए, जब मुद्रा अस्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है तो कीमतें घटने लगती हैं। प्राथमिक स्तर पर उपभोक्ताओं को यह स्थिति लाभप्रद लग सकती है, होती नहीं है, लाभप्रद लग सकती है। लेकिन
जब कीमतें घटने लगती हैं, कीमत किसकी घट रही है? वस्तुओं की, ठीक है, वस्तुओं की कीमतें घटने लगती हैं। वस्तुएं एक्चुअल में क्या होता है? वस्तुएं एक्चुअल में उत्पादन ही तो है, ठीक है। कीमतें घट रही हैं उत्पादन की, तो उत्पादन करने वाला जो उत्पादक है उसको क्या होने लगेगा? उसको घाटा होने लगेगा या हानि होने लगेगी। घाटा या हानि क्यों होने लगेगी? क्योंकि जब कीमतें घट रही हैं तो उत्पादक ने जो लागत लगाकर वस्तुएं उत्पादित की थी उसे वह लागत भी नहीं मिलती है, तो वो कीमतें घटने के कारण उसको घाटा या हानि होने लगेगी। घाटा या हानि होने के कारण उत्पादक क्या करेगा? उत्पादक या तो उत्पादन बंद कर देगा, उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो उत्पादन बंद कर देगा या उत्पादन घटा देगा। क्लियर? उत्पादन घटा देगा, यही ऑप्शन रहेगा उसके पास। अब उत्पादन घटाने का क्या प्रभाव पड़ेगा? जब एक उत्पादक उत्पादन घटाता है या कम करता है या बंद करता है, या तो उत्पादन घटाता है या बंद करता है, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? उत्पादन के साधनों पर। अब उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? वही हम यहाँ पर श्रम ले लेते हैं, एक प्रबंधक को ले लेते हैं, एक पूंजी को ले लेते हैं, ठीक है, और एक भूमि को ले लेते हैं, ठीक है। अब जब उत्पादक ने उत्पादन घटाया या बंद किया, क्यों घटाया? क्योंकि मुद्रा अविस्फीति आ गई है। मुद्रा अविस्फीति के कारण कीमतें घटने लगती हैं, और जब कीमतें घटती हैं तो उत्पादक अपने उत्पादन को कम करने लगता है, क्योंकि उसको हानि होने लगती है उत्पादन करने की प्रक्रिया में। तो उत्पादन के साधनों पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है कि ये श्रम बेरोजगार, जो प्रबंधक या मैनेजर काम कर रहा था वह बेरोजगार, पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के पास पूंजी है, जो उत्पादक को पूंजी देते हैं ब्याज पे ताकि उत्पादक उत्पादन कर सके, वो पूंजी एक तरीके से बेरोजगार या बेकार। पूंजीपति को पूंजी देने के बदले क्या मिलता था? ब्याज मिलता था, तो ब्याज पूंजीपति की इनकम थी तो ब्याज नहीं मिलेगा। प्रबंधक को आय प्राप्त होती थी, उत्पादन बंद होने के कारण प्रबंधक को आय नहीं मिलेगी। श्रमिक को क्या मिलता था? मजदूरी मिलती थी, जो श्रमिक की आय होती थी वह उसको नहीं मिलेगी। भूमि क्या होती? भूमि या इमारत जिस व्यक्ति के पास होती है वह उत्पादक को भूमि या इमारत काम करने के लिए देता है, उस पे वो उसको लगान या उसका किराया वसूल करता है। तो भूमि का जो किराया है या जो उसका रेंट है वो भूमिपति को नहीं मिलेगा। तो क्या समझ में आया? मुद्रा अविस्फीति या कीमतें घटने के कारण प्राथमिक स्तर पर उपभोक्ताओं को लाभ महसूस होता है कि कीमतें कम हो गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दीर्घकाल में या थोड़े टाइम बीतने पर उत्पादन जब घटता है या बंद होता है तो श्रम को मजदूरी मिलना बंद हो जाती है, प्रबंधक को आय मिलना बंद हो जाती है, पूंजीपति को ब्याज मिलना बंद हो जाता है, भूमि को किराया मिलना बंद हो जाता है। और ये जो उत्पादन के साधन है ये एक्चुअल में कौन है? ये आम वर्ग के हम जैसे लोग ही तो हैं। तो क्या होगा? कीमतें घटने के कारण अल्टीमेटली लोगों का आय स्तर गिरने लगेगा, कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन बंद हो गया है, बेरोजगारी छा जाएगी। क्या हो जाएगा? इन सब का प्रभाव क्या होगा कि बेरोजगारी छा जाएगी। तो इसका मतलब मुद्रा अविस्फीति के कारण कीमतें घटने लगती हैं। कीमतें घटने लगती है तो प्रोडक्शन भी घटता है या बंद होने लगता है। जब उत्पादन बंद होता है तो उत्पादन के साधन बेरोजगार होने लगते हैं। उत्पादन के साधन हम जैसे आम लोग ही हैं और इसके कारण क्या होता है? बेरोजगारी छा जाती है। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि कोरोना काल में प्रोडक्शन कम हुआ। प्रोडक्शन कम होने के कारण लाखों श्रमिक बेरोजगार होकर अपने घर लौट गए। तो ये जो सिचुएशन है, इस सारे सिचुएशन को हम मंदी, गतिहीनता या रिसेशन कहते हैं। तो क्या समझ में आया कि मुद्रा अविस्फीति ज्यादा अच्छी स्थिति है या मुद्रा स्फीति? तो अगर हम कंपेयर करते हैं
कंपैरिजन बता देती हूँ। हम यहाँ पे मनी इन्फ्लेशन लेते हैं और यहाँ पर हम मनी डिफ्लेशन लेते हैं, ठीक है। मनी इन्फ्लेशन में प्राइस बढ़ता है, डिफ्लेशन में प्राइस घटता है। यहाँ प्राइस बढ़ने के कारण जो प्रोडक्शन है वो क्या है, बढ़ता है, और यहाँ पे प्राइस घटने के कारण प्रोडक्शन घटता है। यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने के कारण एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और यहाँ पे प्रोडक्शन घटने के कारण एम्प्लॉयमेंट घटता है। एम्प्लॉयमेंट घटने के कारण लोगों की जो इनकम है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण इनकम बढ़ती है और यहाँ पर इनकम घटती है। यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है वो बढ़ता है और यहाँ पर लाइफ स्टाइल जो है घटता है। यहाँ पर असंतोष एक्चुअल में पैदा होगा, अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो असंतोष पैदा होगा, लेकिन यहाँ पे प्राइस घटने के कारण लोगों में असंतोष बहुत पैदा हो जाता है। तो अब हमने कंपेयर किया, तो क्या कंपेयर किया, मनी इन्फ्लेशन हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ने के कारण उत्पादक प्रोत्साहित होता है, प्रोड्यूसर, कारखानों के मालिक, फैक्ट्रियों के मालिक उत्साहित होते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको और ज़्यादा उत्पादन के साधनों की, और ज़्यादा भूमि की, और ज़्यादा श्रमिक की, और ज़्यादा कच्चे माल की, और ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के कारण इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ने के कारण प्राइस बढ़ती है। प्राइस बढ़ने के कारण फिर प्रोडक्शन बढ़ता है। तो एक तरीके का साइकिल शुरू हो जाता है इकोनॉमी को अप ले जाने के लिए। यहाँ क्या होता है, प्राइस कम होता है, प्रोडक्शन घटा देगा उत्पादक। उत्पादक जब उत्पादन घटा देगा तो उत्पादन के जो साधन ऑलरेडी काम पर लगे हुए हैं उनकी क्या हो जाएगी, छटनी हो जाएगी, उनको काम से हटा दिया जाएगा। उनको काम से हटा दिया जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा। एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा तो इनकम घट जाएगी। इनकम घट जाएगी तो मांग क्या होगी, कम हो जाएगी। मांग कम हो जाएगी तो प्राइस और भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या समझ में आया, मांग कम हो जाएगी तो प्रोडक्शन और भी कम हो जाएगा। तो जब हम मुद्रास्फीति और अपस्फीति की तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत ज़्यादा बुरे हैं मुद्रा अपस्फीति के। इससे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी छा जाती है, गतिहीनता छा जाती है, मंदी छा जाती है, जबकि यहाँ पर इतने इफेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन होता रहता है। हाँ, लेकिन मनी इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पे चला जाए तब एक अलग बात है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हल्की मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था के लिए दवाई की तरह, टॉनिक की तरह, बूस्टर की तरह काम करती है, क्योंकि हल्का हल्का प्राइस लेवल बढ़ना प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिमांड एंड देन फिर प्रोडक्शन को बढ़ाता है। यहाँ पे प्रोडक्शन आएगा। तो हमें ये समझ में आया कि मुद्रा अपस्फीति वह दशा है जिसमें कीमत स्तर लगातार गिरता है, जिसके कारण उत्पादन घटता है, बेरोजगारी बढ़ती है, लोगों का जीवन स्तर नीचे हो जाता है, आय कम होती है, निवेश कम होता है। एक इफेक्ट इसका ये भी है कि आय कम होती है तो बचत कम होती है, बचत कम होती है तो निवेश कम होता है, निवेश कम होता है तो उत्पादन भी घटता है। अब हम आते हैं मुद्रा अपस्फीति को कैसे रोका जाए। जिस तरीके से मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय मुद्रा विस्फीति या डिसइंफ्लेशन कहलाते हैं, उसी तरीके से मुद्रा अपस्फीति को रोकने के उपाय मुद्रा संस्फीति या मनी रिफ्लेशन कहते हैं। अब हम दोबारा कंपैरेटिव अध्ययन करेंगे ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। कैसे? मैंने आपको मुद्रास्फीति के जो उपाय बताए थे उसमें ये कहा था कि मुद्रास्फीति को रोकने का उपाय ये है कि लोगों के हाथों से मनी ले ली जाए या लोगों के खर्चे कम करवाए जाएं ताकि मांग कम हो। यही हमने पढ़ा था। फिर कीमत कम हो। ठीक है, ये हमने पढ़ा था मुद्रास्फीति के उपाय में। लेकिन जब बात हम करते हैं मुद्रा अपस्फीति की तो यहाँ पर
उल्टी बात कही जाएगी कि लोगों के खर्चे बढ़ाए जाएं। ठीक है, लोगों के खर्चे बढ़ाए जाएं ताकि लोगों के पास पैसा हो तो मांग बढ़े, और मांग बढ़े तो कीमत स्तर बढ़े। अब आप कहेंगे कि ये तो समझ में आ गया कि मुद्रास्फीति के समय कीमतों को कम करने के लिए लोगों के खर्चों को रोका जाता है ताकि वो डिमांड कम कर पाए, डिमांड कम कर पाए तो कीमत कम हो। यहाँ पर उल्टी बात क्यों कही जाती है? देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है, लोग खर्चे करेंगे तो वो मांग भी बढ़ाएंगे, मांग बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, उन वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी एक टाइम पीरियड के लिए जो जिनकी की मांग बढ़ रही है। कीमत बढ़ेगी तो जो उत्पादक है वो प्रोत्साहित होगा। ठीक है, जो उत्पादक है वो प्रोत्साहित होगा और प्रोत्साहित होने के कारण वो उत्पादन को बढ़ाएगा। ठीक है, मान लीजिए मैं मार्केट में पेन बनाकर बेच रही हूँ, मेरी पेन की फैक्ट्री है। अगर मेरे पेन की प्राइस 10 रुपये से 2 रुपये हो जाती है मार्केट में कीमत घटने के कारण, अविस्फीति के कारण, तो मैं क्या करूँगी, मैं पेन की उत्पादन करना ही बंद कर दूंगी। लेकिन अगर मेरे पेन की कीमत वापस धीरे धीरे 10 रुपये पर आ गई है तो मैं प्रोत्साहित होंगी और उत्पादन को बढ़ाना शुरू करूँगी। तो प्रोडक्शन बढ़ने के कारण क्या होता है, जो उत्पादन के साधन होते हैं उनको क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। उनको रोजगार मिलता है तो उनकी आय बढ़ती है, उनकी आय बढ़ती है तो वो मांग को बढ़ाते हैं, मांग को बढ़ाते हैं तो फिर प्रोडक्शन बढ़ता है और ये साइकिल चालू हो जाता है। ठीक है, और एक तरफ आय बढ़ने के कारण बचत बढ़ती है, बचत बढ़ती है तो निवेश बढ़ता है, और निवेश बढ़ता है तो प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? मुद्रास्फीति में जहां पर लोगों के खर्चे कम करने के प्रयास किए जाते हैं ताकि मांग कम हो, फिर कीमत कम हो, और कीमत कम होने का मतलब नहीं है कि कीमत जीरो पर आ जाए। कीमत कम होने का मतलब है कि एक एवरेज प्राइस लेवल जो इकोनॉमी में बना रहे, इकोनॉमी को चलाने के लिए बना रहे, वो उस स्तर पर पहुंच जाए। लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा घट जाए तो कीमतों को अप लाने के लिए ये सारा काम किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो मुद्रा अविस्फीति है, इसमें कीमतें जब घट गई हैं, पैंदे में चली गई हैं, तो उनको वापस अप करने के लिए क्या किया जाएगा, उनको वापस बढ़ाने के लिए वही सारे मौद्रिक नीति के और राजकोषीय नीति के जो उपाय हैं उनको काम में लिया जाएगा। कैसे? बैंक दर घटा दी जाएगी, रेपो रेट घटा दी जाएगी, रिवर्स रेपो रेट घटा दी जाएगी, SLR घटा दिया जाएगा, CRR घटा दिया जाएगा। तो ये सब करने के क्रम में क्या होगा, बैंक दर घटाते ही जो बैंक है, जो वाणिज्यिक बैंक है, वो क्या करेंगे, वो रिजर्व बैंकों से उधार नहीं, रिजर्व बैंकों को मतलब उनसे वो नहीं लेंगे उधार, तो परिणाम से क्या होगा, इन सब प्रोसेस से कुल मिला के आप पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, सेम इसका उल्टा ही प्रोसेस है। तो इन सब उपायों से क्या होगा कि बैंक के जो लोगों को उधार देने के कोष हैं, लोगों को उधार देने के जो कोष हैं वो क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे। और जब लोगों को उधार मिलेगा बैंकों से कम ब्याज दरों पर, तो वो क्या करेंगे, उधार ले लेके खर्चे करेंगे। उधार ले लेके खर्चे करने से क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो बिल्कुल उसका उलट है। तो हमने यहाँ पर मुद्रास्फीति अविस्फीति दोनों के बारे में जान लिया। राजकोषीय उपायों के तहत क्या होगा, सरकार टैक्सेस को क्या करेगी, कम कर देगी। ठीक है, और इसी तरीके से जो सार्वजनिक व्यय के जो प्रोग्राम है उनके तहत वो खर्चे करना शुरू करेगी। अब हम आते हैं निस्पंदन स्फीति पर। ये क्या होता है निस्पंदन स्फीति? बच्चों इस टॉपिक को आज हम पूरे को आज खत्म करेंगे। लास्ट हमारा निस्पंदन स्फीति या स्टैगफ्लेशन होता है। तो आपने क्या होता है निस्पंदन स्फीति? देखिए, मुद्रास्फीति की जो एक मुख्य जो विशेषता है वो क्या है,
कीमत स्तर में वृद्धि। क्लियर। और मुद्रा अपस्फीति की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? बेरोजगार। ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम कहेंगे मंदी आ गई, अपस्फीति आ गई। कीमत स्तर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा तो हम कहेंगे तेजी नहीं, मुद्रा अपस्फीति आ गई। तेजी इज अ पॉजिटिव वर्ड, बट जो मुद्रा स्फीति है वो नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक ऐसी आर्थिक सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसमें ये दोनों सिचुएशन एक साथ आ गई, कीमत स्तर भी बढ़ रहा है और बेरोजगारी भी हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये निस्पंदन स्फीति है। अगर हम एक्चुअल में आज की बात करें, करंट सिचुएशन की बात करें, तो मेरा खुद का ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि हमारे देश में ना तो अभी अपस्फीति है ना ही मुद्रा स्फीति है। हमारे देश में तो निस्पंदन स्फीति की स्थिति चल रही है। एक तरफ वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है, ठीक है, दूसरी तरफ बेरोजगारी छाई हुई है। तो जब ये दोनों जो स्थितियां एक साथ आ जाती है तो हम इसे निस्पंदन स्फीति कहते हैं। अब ये होती क्या है? इसे हम स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या है? गतिहीनता के साथ स्फीति। ये गतिहीनता है और गतिहीनता के साथ स्फीति आ जाती है तो हम इसे स्टैगफ्लेशन की दशा कहते हैं। यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी दोनों के लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं। मोस्टली ये जो स्थिति है ये विकसित देशों में और औद्योगिक देशों में पाई जाती है। मैं आपको दो अर्थशास्त्रियों के नाम बता रही हूँ, डॉर्नबुश और फिशर। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि स्टैगफ्लेशन उस समय होता है जब मुद्रास्फीति तो बढ़ रही है और उत्पादन की मात्रा घट रही है या कम से कम बढ़ तो नहीं रही है। ठीक है, मैंने स्टैगफ्लेशन आपको दो लक्षण बता दिए हैं। अब मैं आपको इसका एक उदाहरण देने वाली हूँ। स्टैगफ्लेशन की दशा 1970 और 1980 के दशक में आरंभ हुई थी और 1991 में ये कई देशों में पाई गई थी। इसके क्या कारण बताए जाते हैं? पहला कारण तो ये है कि 1973 और 1979 बोलते हैं आई थिंक इसको। तो इसमें क्या हुआ था कि जो क्रूड तेल और पेट्रोल के भावों में बहुत लगातार वृद्धि हो गई थी। तो जो इस टाइम में क्रूड तेल और पेट्रोल के भावों में बहुत तेजी से वृद्धि होने के कारण क्या हुआ था कि जो कंट्रीज इनको इंपोर्ट करती थी वहां पर क्या है कि प्राइस लेवल बढ़ने लगा। ठीक है, और ऐसी कंट्रीज जहां पर ऑलरेडी मंदी छाई हुई है, ठीक है, क्यों? क्योंकि वे देश जहां पर बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है, जो अविकसित है, जहां पर ऑलरेडी मंदी छाई हुई है, वहां पर बेरोजगारी छाई हुई है, ऐसी कंट्रीज ने जब क्रूड तेल और पेट्रोल को आयात किया था तो उनके भावों में, इंटरनेशनल मार्केट में भावों में वृद्धि होने के कारण उन आयातक देशों में भी कीमत वृद्धि हो गई। बेरोजगारी ऑलरेडी है, यहाँ कीमतों में वृद्धि हो गई तो यहाँ पर क्या हो गया? स्टैगफ्लेशन की दशा उत्पन्न हो गई। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि जब एक साथ कीमत स्तर में भी वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ बेरोजगारी की दशा भी बढ़ रही है, तो इन दशा को रोकने के लिए क्या किया जाए? क्या उपाय है? सबसे पहला उपाय, मनी इन्फ्लेशन को डाउन लाया जाए। सबसे पहला उपाय, कीमतों को कम किया जाए। दूसरा उपाय, जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ साथ जो सप्लाई है उसको भी बढ़ाया जाए। क्लियर? इसके साथ ही जो टैक्सेस लग रहे हैं, जो पर्सनल टैक्स है, चाहे वो इनकम टैक्स हो या अदर टैक्सेस हो, तो जो टैक्सेस है उनको कम किया जाए ताकि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा बचे और वो ज्यादा से ज्यादा खर्च करें, जिससे मांग बढ़ सके। इसके अलावा ये उपाय भी हो सकता है कि उत्पादक जो है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं,
उनको भी कई तरीके की रियायतें दी जाए। रियायतें का मतलब उन पे जो टैक्स वगैरह उन टैक्सेस को कम कर दिया जाए, सब्सिडी दी जाए, अनुदान दिया जाए, ताकि वो कम लागत पर उत्पादन कर सके। जब वो कम लागत पर उत्पादन करेंगे तो प्राइस भी कम रहेगा। प्राइस कम रहेगा तो एक तरफ इधर प्राइस कम हो रहा है, दूसरी तरफ लोगों के टैक्स कम होने के कारण लोगों के पास आय ज़्यादा बच रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो बेरोजगारी खत्म होगी। और इधर रियायतें देने के कारण कीमतें कम होगी, और इधर टैक्स में इस पक्ष को रियायत दी, प्रोड्यूसर पक्ष को रियायत दी तो प्राइस लेवल कम होगा। प्रोड्यूसर पक्ष को रियायत दी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। इनकम वाले जो व्यक्ति जो आम लोग हैं उनके इनकम टैक्स में और अदर जो उनके व्यक्तिगत कर हैं उनमें कमी करी तो वो खर्च करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बेरोजगारी खत्म होगी। तो इस प्रकार क्या समझ में आया कि हमारे पास कई तरीके की आर्थिक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। प्राइसेस अप हो सकते हैं। प्राइसेस को कम करने के लिए जो उपाय है वो डिसइंफ्लेशन है। प्राइसेस डाउन हो सकते हैं। प्राइसेस डाउन हो गए तो उसको ऊपर उठाने के उपाय संस्फीति है। और कई बार दोनों ही सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो उसे निस्पंदन स्फीति कहते हैं। एक बात और, जब कीमतों को जानबूझकर कम किया जा रहा है तो वो मुद्रा विस्फीति है, लेकिन कीमतें अर्थव्यवस्था की कुछ कंडीशंस के कारण अपने आप कम होती जाती है तो मुद्रा अविस्फीति है। यहाँ जानबूझकर कम किया जा रहा है, यहाँ अपने आप कम हो रही है। इसी तरीके से मुद्रास्फीति में कीमतें अपने आप बढ़ती हैं, लेकिन मुद्रा संस्फीति में कीमतों को जानबूझकर अप किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से रिलेटेड पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप किताब भी खरीद सकते हैं। अगर आप बुक खरीदना चाहें तो समष्टि अर्थशास्त्र का समष्टि आर्थिक सिद्धांत आपकी किताब का नाम है। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है। लक्ष्मी नारायण नाथुरामकर की खरीद सकते हैं, BL ओझा की खरीद सकते हैं। और अगर आपको कोई अदर ऑथर मिल जाते हैं तो आप उनकी बुक को भी परचेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।